जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करने जा रहा हूं जो हमारे युवाओं के बीच में काफी ज्यादा ये प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ रहता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं करियर सिलेक्शन को लेकर के। जी हाँ, सबसे बड़ी बात होती है कि जब बच्चे 12वीं का एग्जाम देते हैं यानी 10+2 का एग्जाम देते हैं, तो उनके मन में एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न उठता है कि 12वीं के बाद हम क्या करें। कोई आईआईटी की तैयारी करना शुरू करते हैं, कोई मेडिकल की तैयारी करना शुरू करते हैं, कोई पुलिस वगैरह की एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, कोई इंटरमीडिएट जो बेस पर अगर कहीं कोई एग्जाम निकलता है तो उसकी फॉर्म भरने की तैयारी करनी शुरू करते हैं और उसका एग्जाम निकालने को सोचते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो कि ये सोचते हैं क्या कि मेरा एक करियर सिविल सर्विसेज को लेकर के भी होना चाहिए। तो मैं उन्हीं बच्चों को आज ये टारगेट कर रहा हूं और उन्हीं के लिए वीडियो बनाया हूं ताकि आपके जो भी प्रश्न मन में हो, जो भी संदेह मन में हो, उन सारे संदेह का मैं समाधान कर पाऊं इस वीडियो के द्वारा। क्या 10+2 के बाद यानी कि 12वीं के बाद हम बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या करनी चाहिए बीपीएससी की तैयारी? बीपीएससी की तैयारी करने के लिए या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए या यूं कहें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए एक सही अप्रोच क्या होना चाहिए, सही समय क्या होना चाहिए? तो आपको मैं इसी सारे प्रश्नों के साथ जो है इस वीडियो में पूरे एंड तक आपको समझाने जा रहा हूं और हर एक फॉर्मेट पर डिस्कस करूंगा ताकि जो भी आपके मन में संशय रहे वो सारे संशय खत्म हो जाएं। सबसे पहले मैं कुछ प्रश्नों की चर्चा करूंगा जो आमतौर पर बच्चों के मन में उभरता है। पहला प्रश्न बच्चों के मन में उभरता है कि क्या बीपीएससी की तैयारी 12वीं के बाद की जा सकती है या यूपीएससी की तैयारी 12वीं के बाद की जा सकती है या सिविल सर्विसेज की तैयारी 12वीं के बाद की जा सकती है। दूसरा है, बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है, मिनिमम जो एज लिमिट होता है वह कितना होता है। तीसरा प्रश्न हमारे बच्चों के मन में यह उमड़ता है कि बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। हर एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, पहले मैं आपके प्रश्नों को यहां पर दे रहा हूं। फिर भी इसके बाद भी अगर किन्हीं बच्चों को कोई प्रश्न अगर लगे, एक्स्ट्रा आपके मन में उठे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं या मेरी टीम जो रहेगी वो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देगी। नेक्स्ट जो हमारा चौथा मन में प्रश्न उठता है कि बीपीएससी की तैयारी करने के लिए ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से करना फायदेमंद रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है क्या कि कौन से सवाल पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट से, अगर हमें ये पता रहेगा तो हम लोग बेहतर इसमें क्या कर सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं या बेहतर हम ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। बीपीएससी की सिलेबस और परीक्षा की प्रकृति क्या होती है, ये पता रहेगा तभी तो आप एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। जब यही पता नहीं है, एग्जाम की तैयारी क्या करोगे। बीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए कौन सी पुस्तकों को पढ़ना फायदेमंद होगा। ठीक है, फॉर्म अगर भर रहे हैं तो कौन सी पुस्तकों को आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए कौन से अखबार को पढ़ना अच्छा रहेगा। तो इन सारे पहलुओं पर जो है हम लोग आज विशेष तौर पर बात करने जा रहे हैं। पहले कुछ प्रश्न और उसके सामान्य उत्तर। पहला प्रश्न है, क्या बीपीएससी की तैयारी 12वीं के बाद की जा सकती है? तो जी हाँ, की जा सकती है। तैयारी की जा सकती है, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते वो दूसरी बात है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सिविल सर्विसेज चाहे स्टेट को लेकर के हो चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी का सबसे बढ़िया स्टेज क्या होता है, तो मैं कहूंगा आप जब 12th के एग्जाम दे देते हैं तो 12th के एग्जाम के बाद ही अगर आप चाह रहे हैं सिविल सर्विसेज में जाना तो बेस्ट आपके पास समय है कि वो आप 3 साल में जो है अच्छा पढ़ें। ठीक है, उसके कोर सिलेबस को देखिए, उसके कोर पेपर्स को देख करके वहां से तैयारी शुरू करें। तो 12वीं के बाद तैयारी शुरू करना आपके लिए अदर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे बेनिफिशियल आप रहिएगा, उनसे आप जल्दी निकाल पाइएगा सिविल सर्विसेज को, फायदे में रहिएगा। नेक्स्ट है, बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कुछ पोस्ट के लिए 20 वर्ष है और अधिकांश पोस्ट के लिए 21 वर्ष है, यह भी ध्यान में रखना है। बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, आप जब फॉर्म भरेंगे ना तो फॉर्म भर तभी पाएंगे जब आप ग्रेजुएट हो, यानी जब आप स्नातक हो जाएंगे, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप बीपीएससी जैसी परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे नहीं,
ये पॉइंट आपको दिमाग में सेट करके रखना है। क्लियर है? बीपीएससी जैसी परीक्षा का फॉर्म विदाउट स्नातक आप नहीं भर सकते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ 10+2 के बाद, यानी कि अगर आप 12वीं करते हैं तो उसके बाद लगभग 3 साल आपको ग्रेजुएशन करने हैं। और ग्रेजुएशन करते करते जो है आप ऐसी तैयारी करिए कि जब आप 20 साल और 21 साल के हो जाएं और आप एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका रिजल्ट हो जाए। और ये भी आप बात मान लीजिए कि जो भी बच्चा 20 साल या 21 साल में सिलेक्शन लेता है, 21 साल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए होता है और 20 साल पुलिस सर्विसेज के पोस्ट के लिए होता है। अगर आप 20 साल और 21 साल में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका जो प्रमोशन होगा ना, वो औरों की तुलना में ज्यादा आपको मिलेगा। सर्विस पीरियड आपका ज्यादा हो जाएगा, जो सेवा काल आपका होगा वह भी ज्यादा हो जाएगा। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन एग्जाम कब निकलेगा? एग्जाम तभी ना निकलेगा जब आप पहले से तैयारी करके रहे हों। तो 12वीं के बाद आप अपने ग्रेजुएशन भी करिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है आप बीपीएससी की तैयारी करते रहिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और आप इस एज लिमिट को आप पूरा करते हैं तो आप तुरंत जो है आराम से फॉर्म भरिए और ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगला है, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से करना फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, कोई भी स्ट्रीम से आप करो, चाहे साइंस बैकग्राउंड हो, चाहे आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो, चाहे आपका आर्ट्स बैकग्राउंड हो, चाहे आपका टेक्निकल बैकग्राउंड हो। अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की डिग्री आपके पास है और वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है, उसके समतुल्य है, तो आप आराम से बीपीएससी का फार्म भर सकते हैं। ठीक है, फार्म भरने से कोई रोक टोक फिर आपके पास नहीं है। ये पॉइंट समझिएगा। हाँ, स्ट्रीम कौन सा लेंगे जिससे फायदा होगा, तो वो हम देख सकते हैं। क्या साइंस लेने से फायदा हो जाएगा, आर्ट्स लेने से फायदा हो जाएगा, कॉमर्स लेने से फायदा होगा? ये एक बात उठ सकता है भले, तो उस पर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। बट ये आपको हमेशा समझना है, ऐसा नहीं कि कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे बीपीएससी नहीं भर सकते, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे बीपीएससी नहीं भर सकते। कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करे वो फॉर्म भर सकता है। एक और प्रश्न मैं खुद ही बना रहा हूं उस प्रश्न को। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं खुद ही अगर टीचर से पूछूं कि सर अगर बीपीएससी का फॉर्म मुझे भरना है तो बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम कितना मार्क्स लाना जरूरी है, तो आप ये बात हमेशा समझिएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन से आप पास करेंगे, ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, वो फॉर्म नहीं भर सकते। सिंपल सा बात है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है ना? अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, स्ट्रीम कुछ भी हो, आपका परसेंटेज क्या आया है, आपने फर्स्ट डिवीजन लाया है, सेकंड डिवीजन लाया है, थर्ड डिवीजन लाया है, आप ऑनर्स से पास किए हो या आप पास कोर्स से पास किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप बीपीएससी जैसी एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, कोई रोक टोक फिर आपको नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये प्रश्न आपके मन में उठे तो इस सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया। ऑनर्स बैकग्राउंड हो, चाहे आपको ऑनर्स नहीं मिला हो, आप पास कोर्स से ग्रेजुएशन किए हो, तो भी आप बीपीएससी जैसी परीक्षा की फॉर्म भर सकते हो। अब आता है भाई, बीपीएससी अगर हम क्रैक करते हैं तो हमें कौन सा पोस्ट मिलता है? एक सवाल तो ये रहता है। देखो भाई, कुछ पोस्ट जो है बीपीएससी में लेवल 9 के हैं। लेवल 9 के पोस्ट का मतलब होता है जो सबसे ऊंचा जो पोस्ट होता है राज्य लोक सेवा आयोग के भीतर, तो वो लेवल 9 का पोस्ट है जो ये भर्ती लेती है उसके अंतर्गत। इसका ग्रेड पे होता है 5400 और ग्रेड पे के बेसिस पर आपकी सैलरी डिसाइड होती है। यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर आते हैं जिसे हम एसडीएम के नाम से जानते हैं, डीएसपी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं, बिहार एजुकेशन सर्विसेज, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, इलेक्ट्रोल ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, जूनियर रजिस्ट्रार, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये सारे जो हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो डीएसपी जो है ना, ये आप 20 साल में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का भी जो आप फॉर्म है ये 20 साल में आपका भरा जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर लेवल 9 के पोस्ट में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट आता है। इसके बाद लेवल 8 का पोस्ट है असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। अब देखिए क्या हुआ, जो लेवल 9 के पोस्ट का ग्रेड पे कितना है 5400, और फिर आप देखिए असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर में लेवल 8 हुआ तो आप ग्रेड पे देख लीजिए 4800। इसके बेस पर इनकी सैलरी बनेगी। फिर फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर जो लेवल 7 के हैं, फिर नीचे आपको सारे लेवल 7 के पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना?
लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, ब्लॉक पंचायती राज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक एससी एंड एसटी वेलफेयर ऑफिसर। और इनका ग्रेड पे जो रहेगा ये 4600 ग्रेड पे का पोस्ट रहेगा। मतलब बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको ये सब पद मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पदों की लिस्ट भी। क्योंकि हम मान लीजिए कौन से ऐसे एग्जाम की तैयारी करें कि हमें कौन सा पद ही मिल रहा है, उस एग्जाम की तैयारी करने से हमें कौन सा पद मिल रहा है यही नहीं पता है, तो एग्जाम की तैयारी करने का फायदा क्या हुआ। ठीक है। हाँ, जो सबसे चार्मिंग जॉब है वो एसडीएम और डीएसपी का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भाई बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो देखो बीपीएससी का एग्जाम जो होता है वह 3 स्टेज में लिया जाता है। 3 स्टेज में आपका एग्जाम होता है। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मुख्य परीक्षा जिसे हम मेंस एग्जाम के नाम से जानते हैं। और तीसरी परीक्षा जो होती है उसे हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, यानी जिसे हम लोग कहते हैं एक तरह से समझिए आपका व्यक्तिगत जो परीक्षण किया जाता है, व्यक्तिगत परीक्षण हिंदी में कहते हैं, वो लिया जाता है। ठीक है। पीटी जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। मुख्य परीक्षा जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए 300 मार्क्स, इसके लिए 300 मार्क्स, इसके लिए 300 मार्क्स, इसके लिए 100 मार्क्स और इसके लिए 100 मार्क्स। यानी मुख्य परीक्षा जो होती है वह कुल मिलाकर के आपके पास 1100 मार्क्स की मुख्य परीक्षा होती है। कितने मार्क्स की मुख्य परीक्षा होती है भाई? तो 1100 मार्क्स की मुख्य परीक्षा होती है, ये भी ध्यान रखना है। 1100 मार्क्स की आपकी मुख्य परीक्षा होती है। लेकिन इसमें से मेरिट वाला पेपर कौन है? मतलब होता है ना कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, जैसे कोई संस्कृत रखता था मैट्रिक में तो क्वालिफाइंग में आ जाता था। तो उसी तरह से जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, तो ये पेपर जो आपका है भैया ये क्वालिफाइंग है। वैकल्पिक विषय जो है यह आपका जो है वह क्वालिफाइंग पेपर है। तो क्वालिफाइंग पेपर मतलब इसके 100 मार्क्स और इसके 100 मार्क्स जो है आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। मतलब देखो मुख्य परीक्षा अगर आप बात करोगे ना, तो मुख्य परीक्षा में 900 मेरिट जो आपका है वो बनेगा 900 मार्क्स पे। तो 900 मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। और 200 मार्क्स जो आपका है वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये क्या है भैया? ये क्वालिफाइंग है। मतलब इसका मार्क्स सीधा सा बात है मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट में सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन 2 का वो पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध के पेपर से जो है यहीं पर आपका मार्क्स बनेगा। और तीनों का जो मार्क्स है वो 300-300 मार्क्स के ये पेपर हैं। ये 300-300 मार्क्स के पेपर हैं। इसका 100 मार्क्स और इसका 100 मार्क्स जो होता है ये आपका ऐड नहीं होता है मुख्य परीक्षा में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब मेरिट बनाने में आपका ऐड नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं विषयवार प्रश्नों की संख्या क्या होती है। जब हमने देख लिया भाई ये सारा सवाल, अब सवाल ये भी उठता है कि सर ये बताइए जरा किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न लगभग बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो भाई विषयवार अगर प्रश्नों की संख्या देखिएगा तो हिस्ट्री से 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं और इंडियन पॉलिटी से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर्स से, बिहार से 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल साइंस एंड साइंस टेक से अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो है प्रारंभिक परीक्षा जो आपका 150 मार्क्स का होता है या 150 क्वेश्चन का होता है और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है, तो उसमें आपको इतने सारे प्रश्नों से मतलब इतने सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमूमन आप देखो तो वेटेज आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार और जनरल साइंस का आपको दिख जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है क्या? देखो नो डाउट एक सवाल ये उठता है क्या कॉमर्स वालों को सर इतना बेनिफिट है? तो मैं कहूंगा कॉमर्स वालों को कंपेरेटिवली अगर आर्ट्स वालों की हम बात करते हैं और साइंस वालों की बात करते हैं तो उनके कंपेयर में अगर बात की जाए तो उनको कम बेनिफिट है। ठीक है। बाकी जो अच्छे से आर्ट्स से अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो साइंस से अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा एज मिल सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कॉमर्स वाले बच्चे बीपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका इंटरेस्ट रहता है कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बावजूद वो बीपीएससी की तैयारी करने आते हैं। तो मैं आपको केवल आसान बना रहा हूं। आप सब्जेक्ट देख लो कि किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बिहार का मतलब क्या हुआ? बिहार का मतलब बिहार स्पेशल, जिसमें बिहार की हिस्ट्री से, बिहार की ज्योग्राफी से, बिहार की इकोनॉमी से, बिहार की पॉलिटी से, बिहार के करंट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा जैसे मैंने क्या बताया, एक सामान्य हिंदी का होता है,
तो सामान्य हिंदी 3 घंटे की परीक्षा होती है, क्वालिफाइंग है, इसका 100 मार्क्स जो है आपका ऐड नहीं होगा मेरिट में, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप खुद ही देख लो। निबंध एक रहता है जो 30 अंक का आता है, 500 शब्द में लिखना है। दिए गए अवतरण का सारांश, कोई अवतरण दिया हुआ है उसका सारांश लिखना है, 1/3 शब्द में 15 अंक इसके लिए मिलता है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, 10 अंक मिलता है। 5 मुहावरों का अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग, 15 अंक यहां पूछा जाता है। समास या संधि, 10 अंक इससे रहता है आपका। पर्यायवाची और विलोम शब्द 5 अंक रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, 5 अंक आपका यहां रहता है। संज्ञा या सर्वनाम से 5 अंक रहता है। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना, 5 अंक यहां रहता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये पूरी तरह से क्वालिफाइंग पेपर है, बट आपको व्याकरण पढ़ना है। सिंपल सा समझिए, हिंदी व्याकरण अगर आपकी अच्छी है, आपने किया हुआ है और साथ ही साथ आपने निबंध की प्रैक्टिस की हुई है, तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत टेंशन का चीज नहीं है, जनरली नॉर्मली बच्चा इसमें क्वालिफाई कर जाता है। दूसरा है मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन 1 जी, क्योंकि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 इसका मेरिट डिसाइड होता है। मतलब ये जो 300 मार्क्स हैं इसके बेस पर आपकी मेरिट बनती है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो भाई इसमें क्या क्या हमारे पास है। तो 3 घंटा में आपको प्रश्न लिखने हैं, मेरिट पेपर है, 300 मार्क्स का ये प्रश्न है। सेक्शन 1 में आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां भी हिस्ट्री का वेटेज हो रहा है। सेक्शन 2 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी आप सिंपल सा एक बात समझो, करंट अफेयर से यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। अब देखो कॉमर्स वाले को फायदा कहां पर हो जाएगा मुख्य परीक्षा में, जब उसके पास स्टेटिस्टिक्स का आएगा तब। ठीक है, तो ये सेक्शन 3 अपना है। इसके बाद हम लोग सामान्य अध्ययन 2 जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। इसके लिए समय 3 घंटा है, मेरिट पेपर है, पूर्णांक 300 ही है। इसमें सेक्शन 1 की बात करेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था, यहां पर ध्यान रखिएगा, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जाति जो हमारे चुनाव में चलता है बोलबाला, उसको होता है। धर्म और राजनीति पर विषय होता है, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं इस सेक्टर के अंतर्गत। सेक्शन 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं तो भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके प्रभाव पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जीएस पेपर 2 में। तो ये भी आपका क्या है भैया, मेरिट पेपर है, यानी इसके 300 मार्क्स भी आपका रैंक डिसाइड करने में, आपको पोस्ट दिलाने में सहायक होते हैं। तीसरा हमारे पास है निबंध का पेपर। यह भी 3 घंटे का होता है, मेरिट पेपर है और इसमें पूर्णांक 300 है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से संबंधित आपके निबंध पूछे जाते हैं और साथ ही साथ बिहार में बोली जाने वाली जो लोकोक्ति या मुहावरे होते हैं, ठीक है, जैसे गईल भैंसिया पानी में, बात समझ रहे हैं। फिर ये सब जैसे चलनी के चालल दूल्हा, ये सब जो हम लोग बात करते हैं, अलग अलग शब्द, अलग अलग लोकोक्ति, अलग अलग मुहावरे, ठीक है। तो इन सब मुहावरों से भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं बिहार के लोकोक्ति बेस्ड। तो ये आपका निबंध का पेपर है मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत। फिर अगर मैं बात करता हूं वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय में आपको जो ऑप्शन यहां पर समझ में आए वो आप ले सकते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट आपको वैकल्पिक रखना है उसको रखिए। ऑब्जेक्टिव होता है ये, देखो बाकी सारा जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होता है, पीटी छोड़कर। पीटी में ऑब्जेक्टिव है, बाकी सारा पेपर सब्जेक्टिव होता है, लेकिन वैकल्पिक विषय पहले सब्जेक्टिव होता था और अब ये जो हो गया है ऑब्जेक्टिव हो गया है। मतलब आपको प्रश्न रहेंगे और उन प्रश्नों का आपको आंसर जो है उसमें देना है, ठीक है। मतलब यहां पर जो है सब्जेक्टिव लिखना नहीं है, जैसे कि आप पुराने जितने पेपर हैं उसको लिखते होंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखना नहीं है, यहां पर केवल आंसर बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। क्वालिफाइंग है, पूर्णांक 100 है। अब यहां लग रहा होगा सर 2 या 3 घंटे आपने क्यों लिखा है। देखो जब बीपीएससी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने एग्जाम में संशोधन किया है, अब बीपीएससी की जो परीक्षा होती है वो सीसीई कहलाती है, यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव जो हमारा एग्जामिनेशन है उसके नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से जानी जाती है। इसमें बीपीएससी कई सारे पोस्ट को लेती है, जैसे मान लिया जाए जो नॉर्मल सिविल सर्विसेज की पोस्ट होती है उसके साथ साथ सीडीपीओ की पोस्ट रहती है, फिर कॉमर्स बैकग्राउंड की भी कुछ स्पेशल पोस्ट रहती है। तो उसमें जो ऑप्शनल रहता है ना, उसमें कुछ ऑप्शनल पेपर जो रहते हैं उसको लेकर के जो है
3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जैसे एसडीएम का, डीएसपी का, उसके ऑप्शनल पेपर के लिए आपको 2 घंटे का ही टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये 2 और 3 घंटे का मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। बुक लिस्ट क्या है भाई? जैसे मान लिया जाए बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि सर कौन सी किताबों को हम पढ़ें, तो देखो भाई, हिस्ट्री में कौन सी किताबों को आप पढ़ोगे? तो एनसीईआरटी तो पहले गांठ बांध लो, एनसीईआरटी तो पढ़ ही डालना है। अब बच्चा जो 12 में हो, अगर वो एनसीईआरटी भी ना पढ़े तो बात ही अलग है भाई। तब तो फिर आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो, फांकी मार रहे हो। फांकी नहीं मारना, अगर आपने सोचा है, सपना देखा है, तो उस सपने को पूरे करने के लिए आप जो है एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। तो एनसीईआरटी जो है क्लास 6 टू 12 पढ़ डालो, ठीक है ना? यानी क्लास 6 टू 12 की एनसीईआरटी न्यू वाली पढ़ डालना, नई वाली पढ़ डालना, ठीक है? इसके साथ 3 टेक्स्ट बुक आप जरूर पढ़ना जैसे ही ये खत्म हो। अब एक साथ में कि एक के बार हवा के तरह जब किताब खरीद लिए और किताबा उसको पढ़ना शुरू कर दिए, वैसे नहीं चलेगा। करना क्या है कि आप किसी एक क्लास की पहले एनसीईआरटी ले आओ, ठीक है? छठी क्लास की एनसीईआरटी लाए, उसको अच्छे से पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में उसका नोट्स हमने बनाया, फिर दूसरे क्लास की एनसीईआरटी पे आएंगे, फिर दूसरे क्लास की एनसीईआरटी उस तरह से पढ़ेंगे, फिर उसका नोट्स बनाएंगे, फिर तीसरे मतलब जो भी अगला क्लास आगे आएगा उसकी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद जो है भारत का प्राचीन इतिहास आप ले लेना, रामशरण शर्मा साहब का। इनका किताब अलग से पढ़ना, हालांकि एनसीईआरटी भी इन्होंने ही लिखा था, पुरानी वाली एनसीईआरटी और नई वाली एनसीईआरटी में कई सारे तथ्यों को इनका समावेश किया गया है, लेकिन रामशरण शर्मा की बुक जो है हिस्ट्री के लिए अलग से पढ़ लीजिएगा। मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की किताब आती है 2 वॉल्यूम में, एक मध्यकालीन भारत सल्तनत काल से मुगल काल तक, और फिर जो है सेकंड पोर्शन में आता है आपको, ठीक है? ये यानी पहला वाला में सल्तनत काल है, दूसरा वाला में मुगल काल है, तो इसको आप पढ़िएगा। क्या होता है सल्तनत काल, मुगल काल? जो पढ़े हैं हिस्ट्री, जानकार होंगे, उनको पता होगा। और तीसरा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये किताब देखिएगा मार्केट में तो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित होती है, वहां चलती है, और बिपिन चंद्रा साहब की किताब है, उस किताब को पढ़िएगा। और बहुत हो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए, तो जब ये खत्म आप कर लो तब जाओ आप स्पेक्ट्रम पे, और तब जाओ आप एक पांडे जी का किताब है, उन पांडे जी की किताब को पढ़ लीजिए, ठीक है? तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि भाई पहले तो हम ये खत्म करें, फिर हम स्पेक्ट्रम पे जाएंगे, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बुक लिस्ट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए भी वही हाल, एनसीईआरटी सबसे पहले, और एनसीईआरटी में पहले 6 टू 12, जब तक ये खत्म ना हो दूसरे हम लोग किसी भी पायदान पर नहीं जाएंगे। और इसके बाद महेश बर्णवाल की एक पुस्तक आती है, भूगोल एक समग्र अध्ययन। एनसीईआरटी महेश बर्णवाल नहीं, कॉस्मोस पब्लिकेशन का आता है भूगोल एक समग्र अध्ययन, उसको आप ले लेना, वहां से आपका काम बन जाएगा, ठीक है? तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये सब देखना। नेक्स्ट आता है बुक लिस्ट पॉलिटी के लिए। एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ना, पहले तो एनसीईआरटी रामबाण है एनसीईआरटी, ठीक है? और एनसीईआरटी भी यहां पर 6 टू 12 पढ़ लेना, जो सिविक्स के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए आती है। और उसके बाद आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना, एम लक्ष्मीकांत की। इसकी भाई एम लक्ष्मीकांत की एनसीईआरटी पढ़ लेना, काम बन जाएगा। और उसके बाद जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे मान ले जाए कोई बच्चा पीडब्ल्यू में पढ़ रहा है, तो हम लोग जो नोट्स पढ़ाएंगे हर एक सब्जेक्ट में, तो आप सब्जेक्ट अपना नोट्स पढ़ लेना, ठीक है? इसके बाद बुक लिस्ट जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी, ठीक है? इसमें आप सीधा सा याद कर लो भैया, एनसीईआरटी प्लस अगर मौका मिले तो आप भारती भवन पढ़ लो। क्या पढ़ लो भैया? तो भारती भवन पढ़ लो, ठीक है? जिस दिन आपने ये कंप्लीट कर लिया, और मैं कहूंगा 8 टू 12 आप पढ़ो, सॉरी 8 टू 10 आप पढ़ो। जिस दिन आपने 8 टू 10 एनसीईआरटी पढ़ लिया, भारती भवन पढ़ लिया, भारती भवन बिहार में स्पेशली चलती है, बिहार की टेक्स्ट बुक के रूप में, तो समझो कि आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद बात की जाए बिहार स्पेशल के लिए, तो बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको बताऊं तो बिहार एक परिचय आता है इम्तियाज अहमद साहब का, और एक वस्तुनिष्ठ आता है, एक सब्जेक्टिव है जहां पर लिखा हुआ रहता है किताब में, और एक सब्जेक्टिव रहता है, मतलब उसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जहां पर आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे, उसका उत्तर आपको देना, उसको पढ़ लीजिएगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, और अपना बीपीएससी वाला का बिहार स्पेशल जो हम लोग पढ़ाते हैं, बीपीएससी वाला, ठीक है? तो बीपीएससी वाला का अपना बिहार स्पेशल है, और उस बिहार स्पेशल से आप आराम से बिहार की भी तैयारी कर सकते हो। फिर मैं अगर इकोनॉमी की बात करूं तो बीपीएससी वाला की संपूर्ण जो इकोनॉमी है वो बिहार की, जैसे नई नई आर्थिक समीक्षा आती है उसको प्रकाशित कर, जब जिस वर्ष प्रकाशित होगा उसको देख लेना है, और एनसीईआरटी।
तो पहले तो एनसीईआरटी को रामबाण बनाओ सभी सब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूं उस टेक्स्ट बुक को आप पढ़ो, काम बन जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स में, न्यूज पेपर जरूर पढ़ो, न्यूज पेपर। जी हाँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, ये जो बिहार में रहते हैं बच्चे उनको ध्यान में रखना है कि ये आपको ऑफलाइन पेपर नहीं मिलेगा, प्रिंटेबल वर्जन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेपर जो है दिल्ली में आती है केवल। ठीक है, तो जब दिल्ली में आती है तो इसको आप ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लो और उससे पढ़ डालो। या जनसत्ता पढ़ना तो जनसत्ता की केवल एडिटोरियल पढ़ना। एडिटोरियल का मतलब होता है कि विभिन्न मुद्दों पर जब प्रकाश डाला जाता है डिटेल में तो उसे हम लोग एडिटोरियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना और द हिंदू पढ़ना, जो इंग्लिश वाले बच्चे हों। सारा चीज का समरी अगर पढ़ना है तो आप आ जाओ अपने डेली करंट अफेयर्स में। ध्यान रखिएगा, आप मेरी फोटो भी देख रहे हैं, ये डेली करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ाते हैं। और ये जो डेली करंट अफेयर्स है बाबू, यह सुबह 7 बजे 7 AM पे मैं खुद ही पढ़ाता हूं बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। बात समझ रहे हो, बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर ये डेली करंट अफेयर्स चलता है। और जो बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल को आप आराम से जो है यहाँ पर चलता है, इस चैनल पर आप डेली सुबह 7 बजे आइए, आपको करंट अफेयर्स में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या होता है, तो इन सारे टॉपिक्स का समरी जो है हम लोग बताएंगे। तब जाकर के आप देखना न्यूज़पेपर, तो आपको आइडिया लगेगा न्यूज़पेपर में कि न्यूज़पेपर में हमको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई बच्चा न्यूज़पेपर जब शुरुआत करेगा तो उसको शुरुआती दौर में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना है। तो यही आपका है, कोशिश मैंने की है इस पूरे के पूरे अप्रोच में कि जो भी आपके प्रश्नों के, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न उठते हों, उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, फिर भी अगर आप में से जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो में कोई भी आपको इफ बट लगे, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में उठे, तो उस प्रश्न को आप जरूर कमेंट बॉक्स में करना। मैं और मेरी पूरी टीम गौरवान्वित महसूस करेगी आपकी शंकाओं का समाधान करने में। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार, ऑल द बेस्ट।